नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आज लोकसभा चुनाव 1 जून है तो समाप्त हो चुके हैं, वोटिंग समाप्त हो चुकी है। लेकिन 4 जून को नतीजे आने हैं, उससे पहले आज सभी चैनलों पर, टीवी चैनलों पर और सभी मीडिया चैनल्स पर एग्ज़िट पोल दिखाए जा रहे हैं। एग्ज़िट पोल की बात करें तो इस बार भले ही चैनल कहें कि ये एग्ज़ैक्ट पोल हमारे कई चैनलों ने ये लिखा कि ये हमारे एग्ज़ैक्ट पोल हैं, ये 2014 और 2019 में शायद उनके ठीक सटीक बैठ गए हों, लेकिन कभी भी एग्ज़िट पोल को एग्ज़ैक्ट पोल कहना बहुत जल्दबाज़ी होगी। अगर कई एग्ज़िट पोल की बात करें तो लगभग सभी चैनलों में तो एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। अनुराग हमारे साथ मौजूद है। अनुराग, आपका बहुत स्वागत है। अनुराग, कई चैनल्स में देखा गया कि एनडीए की सरकार बन रही है, बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार बनती उनकी दिख रही है। ये चैनलों का एग्ज़िट पोल बता रहा है, मेरा मेरा कोई आकलन नहीं है। देखिए, चैनलों के एग्ज़िट पोल की क्या बात करें। चैनल तो इस बार एग्ज़िट पोल वाले तो 400 पार भी ना करवा पाए भाजपा को कई चैनल। मात्र मैं देख रहा हूँ 1-2 ही महज़ 1-2 चैनल है जो 400 पार उन्हें 401 पे ले जा रहा है, वरना सब 400 से नीचे रख रहे हैं भाजपा को। तो जी, एग्ज़िट पोल कभी भी सच साबित नहीं हो सकते। महज़ 70% या फिर 80% एग्ज़िट पोल का जो अनुमान होता है, सीटों का आंकलन होता है, वही सच साबित हो पाता है। क्योंकि पिछली बार 19 का जी, चुनाव देख लीजिए या फिर 14 का चुनाव देख लीजिए। अगर कोई व्यक्ति कहे कि एग्ज़िट पोल से बिल्कुल साबित हो जाता है कि इतने ही आंकड़े 4 जून को देश में आने वाली सरकार को मिलेंगे, तो ये बिल्कुल झूठ है, सफ़ेद झूठ कह लीजिए इसे। क्योंकि आप देखिए, हुँ, जब भी कोई समाचार एजेंसी की बात करें, फिर न्यूज़ चैनल अपना सर्वे करवाता है, तो वो कहीं न कहीं किसी पार्टी के पक्ष में जाने का स्वभाव उसमें लाज़मी हो जाता है। जिस प्रकार का जी, वर्तमान में मीडिया की स्थिति है, उसको देखते हुए या फिर आप पीछे से कह लीजिए पर्दे का पीछे का जो खेल है। और ये तो अब हुआ कि चुनाव खत्म होने के बाद आप एग्ज़िट पोल दे दे सकते हैं। पहले तो बिल्कुल पहले तो अलग स्थिति थी एग्ज़िट पोल को लेकर। जनता को कहीं न कहीं जी, भ्रमित करने का काम किया जाता था। हुँ। जी, अनुराग। अनुराग, कई कई चैनलों में ऐसा देखा गया कि 350 पार एनडीए को करवा दिया गया, कई चैनलों में तो 401 सीट भी एनडीए की दिखाई गई और कई चैनलों में मैंने ऐसा भी देखा, एक एक अखबार था वो, चैनल तो नहीं कहूँगा लेकिन उनका डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म भी है, तो उन्होंने आँकड़ा दिया कि 281 से लेकर 352 सीटें एनडीए को जा रही हैं। तो अपने आप में अगर आप ये गैप देखें, तो ये इतना बड़ा है कि अगर 281 और 352 देखें, तो इतना बड़ा गैप ये बीच में है। तो इसको लेकर मतलब अगर आप नीचे वाली एज पर जाएँगे और ऊपर वाली एज पर जाएँगे, तो इतना बीच में गैप बन जाता है कि समीकरण ही बदल जाएगा बिल्कुल। मतलब ये कैसा एग्ज़िट पोल है अनुराग? अब हर व्यक्ति की बात करें या हर मीडिया संस्थान की बात करें, जो उसकी प्रतिष्ठा है, वो दाँव पर लगी हुई है। क्योंकि जब हुँ, 4 जून को नतीजे आएँगे, यदि उनके एग्ज़िट पोल सच साबित नहीं हो पाएँगे, तो कहीं न कहीं उनकी प्रतिष्ठा में गिरावट आएगी और जो आना भी एक लाज़मी है। तो इसी प्रकार कई जी, अखबार जो सर्वे करवाते हैं, फिर मीडिया संस्थान जो सर्वे करवाते हैं, उसमें इतना गैप रखते हैं ताकि उस गैप को कवर कर लिया जाए, जब चुनाव के नतीजे आए। क्योंकि अगर उनके जो एग्ज़िट पोल से अगर सीट की बात करें या नतीजों की बात करें, अगर वो 5% या फिर 10% ऊपर-नीचे हो जाता है तो कोई नहीं, लगभग कहकर उसमें एडजस्ट कर दिया जाता है। परंतु आप नोट कर लीजिए 4 जून को जब चुनावी नतीजे आएँगे, मैं कह रहा हूँ आपको, ना तो एनडीए 400 पार जाएगी और ना बीजेपी 370 सीटें हासिल कर पाएगी। इसे नोट कर लीजिए। तमाम टीवी चैनल, तमाम मीडिया एजेंसी कुछ भी सर्वे कर ले, कुछ भी दावा कर ले, परंतु तो 4 अनुराग जून को जब आपका नतीजे आएँगे। तो अनुराग, आपका एग्ज़िट पोल क्या कहता है? अगर आप अपना आकलन बताएँ, कितनी सीटें एनडीए और कितनी सीटें इंडिया गठबंधन या फिर अन्य जीतने जा रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में? मैं आपको ये आश्वस्त करा सकता हूँ कि एनडीए ना 400 पार करेगा और ना भाजपा की 370 सीटें आएँगी। इसे नोट कर लीजिए। जी, जी अनुराग। और अनुराग, अगर राज्यवार तरीके से बात करें, तो उत्तर प्रदेश को लेकर आपका आकलन क्या कहता है? अगर टीवी चैनल्स और मीडिया चैनल्स की बात करें, उनके एग्ज़िट पोल की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में लगभग-लगभग पिछली बार जैसा ही 62 बीजेपी और 65 एनडीए को सीट आई थी। तो उसी के आस-पास चैनलों में दिखाया जा रहा है कि इस बार भी वही समीकरण रहने वाला है और बीजेपी एक बार फिर से उसी लगभग अपने दिखाई दे रहा है।
देखिए, उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से भाजपा की सीटें घटेगी, परंतु इतनी मात्रा में नहीं घटेगी। इतना ज़्यादा नुकसान भाजपा का नहीं होगा। भाजपा का जो उत्तर प्रदेश के अंदर नुकसान होगा, वो महज़ 10 से 15 सीटों का नुकसान भाजपा को उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। परंतु सबसे ज़्यादा अगर कहीं नुकसान भाजपा का होगा, तो वो हरियाणा के अंदर होगा, वो कर्नाटक के अंदर होगा और वो उसके बाद बिहार के अंदर होगा भाजपा को सीटों का नुकसान। अनुराग, आपने कर्नाटक की बात करी, कर्नाटक में तो दिखा रहे हैं कि बीजेपी को इस बार बढ़त मिलने वाली है। अरे आप देखिए कर्नाटक जब सर्वे आते हैं किसी भी पार्टी के, जब आपने पिछली बार 5 विधानसभा के चुनाव हुए थे 2023 में, तो छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस ही सरकार बना रहे थे एग्जिट पोल। तमाम एग्जिट पोल फेल हो गए उसके अंदर। जी। किसी को जो छत्तीसगढ़ के नतीजे हैं वो उम्मीद से परे थे। आप देखना अनुराग वर्तमान अच्छा। में कर्नाटक के जी। अंदर जो कांग्रेस की सरकार है, डीके शिवकुमार जब से वहाँ पर डिप्टी सीएम है, तो कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है। और कर्नाटक के अंदर जो जेडीएस के नेता थे, उनका भी जो अभी हाल-फिलहाल में मामला काफ़ी तूल पकड़ा, उनकी प्रतिष्ठा को लेकर जिस प्रकार का विवाद हुआ वहाँ पर, जिस प्रकार के आरोप थे उनके खिलाफ, वो जग ज़ाहिर है। रेवन्ना के ऊपर। जी, बिल्कुल। अनुराग, अब उत्तर प्रदेश से उसके बगल वाले राज्य बिहार में चलें, तो बिहार में इस बार एनडीए को जो टीवी चैनल्स हैं, मीडिया चैनल्स हैं, वो थोड़ा 10 सीटें लगभग उनकी कम दिखा रहे हैं, या तो 29 और 32 के बीच में वो दिखा रहे हैं कि इस बार 29 और देखिए 32। पिछली बार अगर बात करें तो 39 सीटें एनडीए को आई थीं। इस बार जो भाजपा की सीटें बिहार में घट रही हैं या फिर हम एनडीए की बात कर लें तो उस घटती हुई सीटों का ठीकरा भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर फोड़ दिया गया जी। कि नीतीश कुमार जी की वजह से सीटें घट रही है, भाजपा की सीटें नहीं घट रही, जेडीयू की सीटें कम हो रही है। कमाल है। जब नीतीश कुमार को आपको साथ लेते बता कि दूँ कि आप आज सत्ता जी, पक्ष के दरबार में ऐसा माहौल हो गया है मीडिया का कि बिल्कुल जो सच है, आप कम से कम सच कहने की हिम्मत रखिए। सरकारें आएँगी, चली जाएँगी, क्या दिक्कत है? पत्रकारिता का धर्म निभाइए, सच्चाई के साथ खड़े होइए। आप बिल्कुल नीतीश कुमार जी, को ऐसे समझ रहे हैं कि कोई नेता ही नहीं है क्या नीतीश कुमार बिहार के? इतने बड़े नेता अगर नीतीश कुमार कोई मायने नहीं रखते, तो फिर भाजपा ने उन्हें बिहार के अंदर अपने एनडीए में क्यों शामिल किया? अकेली लड़ लेती भाजपा, क्या 40 सीटों पर नहीं लड़ रही? जब पूरे देश में लड़ सकती हो चुनाव, तो बिहार में अकेले लड़ लेती, इतना दम था भाजपा में। जी अनुराग। नीतीश अगर कुमार के ऊपर जो अगर टीका दर्शकों को बता दें कि पिछली बार भी 17 सीटों पर लगभग बीजेपी चुनाव लड़ी थी बिहार में, और इस बार भी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी, और 16 सीटों पर इस बार जेडीयू, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, वो बिहार में चुनाव लड़ रही है। अनुराग, आप क्या मुख्य कारण मानते हैं अगर बीजेपी की सीटें बिहार में कम होती हैं, तो वो तेजस्वी यादव का जो एक तरीके से लोगों के बीच जनाधार है वो बढ़ा है, या फिर नीतीश कुमार की वजह से बीजेपी की सीट कम हुई, जैसा कि टीवी चैनल्स में कहा जा रहा है? बेरोजगारी, युवाओं की नौकरी, जो तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकाल में करके दिखाया और जिस प्रकार का जी, प्रचार बिहार के अंदर तेजस्वी यादव करे, जो बिहार के युवा हैं, वो वहाँ के प्रशासन से और केंद्र सरकार से, दोनों से नाराज़ है, उन्हें नौकरी चाहिए। बिहार में जी, बेरोजगारी की हालात बिल्कुल रोजगार के हालात अ, बिल्कुल खराब हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार नौकरी बोला कि लालटेन का बटन दबाइए, फटाफट नौकरी पाइए। तो वो मुद्दा कहीं न कहीं जो बिहार के युवा हैं, उनके ज़हन में बैठा है। और वो मुद्दा जभी तो आप देखना कि तेजस्वी यादव की जो लोकप्रियता है, वो काफ़ी बढ़ चुकी है आज वर्तमान के दौर में। विपक्ष के पास तेजस्वी यादव से बड़ा कोई चेहरा बिहार के अंदर नहीं है और विपक्ष तेजस्वी यादव के कंधे पे ही बिहार में चुनाव लड़ रहा है। जी। भाजपा की अनुराग, अब सीटें हम नीतीश मेरे को लग रहा है कि नीतीश कुमार की वजह से भाजपा की सीटें कम होंगी। अगर कम होंगी तो वो एक देखने वाला एक ताज्जुब की बात होगी। मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर भाजपा की सीटें बिहार में कम हो रही है तो उसका सीधा कारण तेजस्वी यादव है। जी, अनुराग, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। और अगर राजस्थान की बात करें अनुराग, तो राजस्थान में सचिन पायलट ने जैसा कहा था कि इस बार बहुत सरप्राइज़िंग आंकड़े राजस्थान के होने वाले हैं। पिछली बार 25 में से 25 सीटें बीजेपी ने और एनडीए ने वहाँ पर जीत हासिल करी थी। लेकिन इस बार देखिए अनुराग, जो टीवी चैनल्स, एक बार फिर से टीवी चैनल्स का मैं आंकड़े बता दूँ कि टीवी चैनल्स इस बार कह रहे हैं कि लगभग-लगभग 5 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो सकता है, और साथ में 5 सीटों का इज़ाफ़ा इंडिया गठबंधन की सीटों में होगा राजस्थान में। तो अनुराग, क्या आप इसको सचिन पायलट के हिसाब से, जैसा उन्होंने कहा था कि एक
बड़ा मार्जिन होगा कि इस बार चौंकाने वाले आंकड़े होंगे, तो क्या 5 सीटों को चौंकाना मतलब क्या चौंके आप उसको देखकर एक आंकड़ा? देखिए, राजस्थान के अंदर जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आएँगे, तो जो 25 सीटें आप देखना, उसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी तो भाजपा बन के उभरेगी। कांग्रेस दूसरे नंबर पे आ गई। जी, कांग्रेस की मेरे को लगता है जहाँ तक राजस्थान के अंदर 10 से 15 सीटें आने का मेरा अनुमान है। 10 से 15 सीटें आ सकती है कांग्रेस की। 10 से 15। क्योंकि आप देखना भले ही कांग्रेस वहाँ सत्ता से बेदखल हो चुकी है, भाजपा की वर्तमान में सरकार है। जो भाजपा के वर्तमान के मुख्यमंत्री राजस्थान में, उनकी लोकप्रियता जिस प्रकार है वो जग जाहिर है। उनका कोई ज़्यादा प्रभाव राजस्थान के अंदर नहीं है और जी। खासकर वसुंधरा राजे जिसकी पार्टी पर मजबूत पकड़ थी, वो आलाकमान से पहले ही नाराज़ है। तो कहीं न कहीं हुँ, उनकी बिल्कुल। नाराज़गी पर्दे के पीछे इस बार कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई मेरे को दिखती है राजस्थान के अंदर। आप देखना जो जी, बड़े-बड़े केंद्रीय मंत्री, कई बड़े चेहरे राजस्थान की, उनकी प्रतिष्ठा इस बार राजस्थान के चुनाव में दाँव पर लगी हुई है। वो चुनाव हार जाएँगे। जी। और अब अनुराग थोड़ा और नीचे चलते हैं राज्यों में, तो गुजरात तक पहुँचते हैं, तो गुजरात में इस बार वापस से दिखाया जा रहा है कि या तो एक सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है या फिर एक निर्दलीय के खाते में और या फिर पूरी 25 सारी सीटें वहाँ गुजरात में इस बार इंडिया बीजेपी जीतने जा रही है। देखिए, इसमें निश्चित रूप से कोई झूठ नहीं है कि गुजरात के अंदर भाजपा क्लीन स्वीप कर देगी। बिल्कुल कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा गुजरात के अंदर। कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिलेगी गुजरात के अंदर, ये लिख के ले लीजिए आप। और जी, दूसरी बात मैं कहा करूँ ये भी उत्तराखंड की। जाता है। जी, अनुराग उत्तराखंड की भी मैं उत्तराखंड। बात करता हूँ। उत्तराखंड और गुजरात 2 ऐसे स्टेट हैं, जहाँ पर कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आएगी। और अनुराग और थोड़ा राज्यों में नीचे चलें तो केरला की बात कर लें। केरला में इस बार दिखाया जा रहा है टीवी चैनल्स में कि 2 से 3 सीट का बीजेपी को फ़ायदा होगा, जो कि अपने आप में एक ऐसा आंकड़ा है कि बीजेपी ने आज तक केरला में एक सीट नहीं जीती है और अब दिखाया जा रहा है कि एनडीए या बीजेपी वहाँ पर लगभग 2 से 3 सीटें जीत सकता है। देखिए, जो साउथ का मामला है, वो भाजपा के बिल्कुल खिलाफ एक साउथ में लहर है। भले ही भाजपा अपनी हिंदूवादी छवि को लेकर नॉर्थ में अपनी जगह बनाने में सफल हो पाई है, परंतु वो ऐसी छवि अपनी साउथ में नहीं बना पा रही और मुख्य कारण इस छवि ना बनाने पाने का, वहाँ की जो साउथ की रीजनल पार्टी है, वो काफ़ी मजबूत है। आप देखना, जी। आप केरल की बात कर लीजिए, तमिलनाडु की बात कर लीजिए। मेरे को लगता है कि भाजपा का कहीं-कहीं वहाँ स्कोप है, कहीं केरल और तमिलनाडु में मेरे को भाजपा को स्कोप नहीं लगता कि केरल, तमिलनाडु में कहीं न कहीं भाजपा को स्कोप है, मेरे को बिल्कुल स्कोप नहीं लगता। तेलंगाना के अंदर भाजपा और कांग्रेस में टक्कर है, इसमें कोई डाउट नहीं है और तेलंगाना की सबसे चर्चित सीट हैदराबाद, जी। उसको मैं बता दूँ कि जी, अनुराग ये आपने बहुत हैदराबाद का पॉइंट जो है टीवी चैनलों में दिखाया गया कि हैदराबाद की सीट ओवैसी इस बार हार रहे हैं और वो बीजेपी के खाते में जा रही है। मतलब जैसे सीट दिखाई गई, तो उसमें सारी सीटें बीजेपी या फिर इंडिया गठबंधन के खाते में दिखाई गई और ये नहीं दिखाया गया कि कोई भी सीट अदर्स के खाते में जा रही हो। इसका मतलब ये साफ होता है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के खिलाफ जो उनकी माधवी लता हैं, उनसे हार रहे हैं। अरे, ओवैसी कभी ना उस सीट से हारा अभी तक और ना मेरे को लग रहा है कि वो इस चुनाव में भी हारेगा। ओवैसी हैदराबाद की सीट से निश्चित रूप से जीतेंगे, आप लिख के ले लीजिए 4 जून को मिलते हैं। और मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, अगर ओवैसी हैदराबाद से हार गए, तो फिर ये तो वही बात होगी कि प्रधानमंत्री भी वाराणसी से हार गए। कैसे हार जाएँगे ओवैसी, हैदराबाद से नहीं हार पाएँगे। आप हल्के में मत जी। लीजिए इन बातों को, 4 जून को आप देखना जिस दिन हम मैच करेंगे नतीजों के साथ, सीटों के एक साथ, आप देखना कि निश्चित रूप से ओवैसी महज़ जीतेंगे नहीं, भारी बहुमतों से जीतेंगे, भारी वोटों से जीतेंगे ओवैसी। जी, अनुराग 4 जून की बात करी तो दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दें कि 4 जून को सुबह 8 बजे से लगातार हम लोग आपके साथ मौजूद होंगे और हमारे साथ आप चुनाव के नतीजे देख सकते हैं। 4 जून को सबसे बड़े लोकतंत्र के भारत के चुनाव के नतीजे हमारे साथ आप सुबह 8 बजे से लगातार देखना शुरू कर सकते हैं। अनुराग अब वेस्ट बंगाल चलें तो वेस्ट बंगाल में इस बार आपका आंकड़ा क्या कहता है? देखिए, वेस्ट बंगाल में निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल के अंदर भाजपा को बढ़त होगी पिछले चुनाव से। भाजपा को निश्चित रूप से जी, वेस्ट बंगाल में बढ़त मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा की सीटें पश्चिम बंगाल में बढ़ेंगी, पिछले बार से ज़्यादा सीटें भाजपा को वहाँ मिलेंगी, परंतु इतने बड़े मार्जिन में नहीं मिलेंगी। ममता भी है मुकाबले में वहाँ,
परंतु जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों अलग-अलग होते हैं और कहीं न कहीं भाजपा की जो नरेंद्र मोदी की छवि है बंगाल के अंदर, कहीं न कहीं मोदी फैक्टर की बात करें, फिर मोदी के जो नाम चलता है मोदी मैजिक, तो वो बिहार में पश्चिम बंगाल में कहीं न कहीं चलता हुआ मेरे को नज़र आ रहा है। उनकी सीटें पिछली बार से बढ़ेंगी। जी, और एक और स्टेट है ऐसा ही महाराष्ट्र, जहाँ पर कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन यहाँ पर बाजी मारेगा और जो नया अलायंस एक तरीके से देखने को मिला कि जो एनसीपी 2 एनसीपी बन गई थी, 2 शिवसेना बन गई थी, तो एक एनडीए के साथ थी, एक शिवसेना और एक एनसीपी हमारी जो पुरानी वाली एनसीपी और शिवसेना जिसे कह सकते हैं, वो इंडिया गठबंधन के साथ थी। तो अनुराग यहाँ पर क्या आप कैसा समीकरण देख रहे हैं कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है? देखिए, महाराष्ट्र में निश्चित रूप से जो माहौल है वो इंडिया अलायंस के पक्ष में है। और आप देखना जब भले ही भाजपा को सबसे ज़्यादा सीटें मिले महाराष्ट्र में पार्टी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, गठबंधन के हिसाब से नहीं। मैं पार्टी के हिसाब से बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा सीटें मिलेंगी भाजपा को महाराष्ट्र के अंदर, उसके बाद मिलेगी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को। उद्धव ठाकरे वाली परंतु जब हम शिवसेना। हाँ, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उद्धव ठाकरे की जी, शिवसेना और इस बार जब आप देखना जब चुनाव के नतीजे 4 जून को आएँगे, तो शिंदे की शिवसेना और उद्धव की शिवसेना, उद्धव की शिवसेना को ज़्यादा सीटें मिलेंगी शिंदे की सेना से, तो ये भी साबित हो जाएगा कि असली शिवसेना किसकी है, असली शिव सैनिक कौन है। 4 जून को ये भी साबित हो जाएगा इस बार। और और जो असली असली इंडिया एंटी अलायंस है, वो इंडिया इंडिया अलायंस है, निश्चित रूप से इंडिया अलायंस महाराष्ट्र में एनडीए को पछाड़ता हुआ मेरे को नज़र आ रहा है। भले ही वो मार्जिन 3 या 4 सीटों का रहे, परंतु इंडिया अलायंस महाराष्ट्र में एनडीए से आगे है। और मेरे को लग रहा है जी, कि एनसीपी जो अजीत पवार गुट है, उसको तो सीटें ना मिले। बारामती में भी वहाँ तो मामला फँस चुका है, बिल्कुल। मेरे को लगता है कि अजीत पवार की जो एनसीपी है, उसकी कहीं 0 सीटें ना आ जाए। मेरे को तो ऐसा लग रहा है वहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर। अब अनुराग थोड़ी बहुचर्चित सीटों की बात कर लें, तो उसमें एक दिल्ली की कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी की उत्तर-पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट, जिस पर हमने कई बार चर्चा करी। अनुराग टीवी चैनलों के हिसाब से यहाँ पर मनोज तिवारी कन्हैया कुमार पर भारी पड़ रहे हैं। देखिए, दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं। मुझे लगता है कि 7 में जी, से 6 भाजपा के पक्ष में दिल्ली की 6 लोकसभा सीटें भाजपा के पक्ष में जाएँगी और एक जो सीट आएगी वो महज़ आम आदमी के पार्टी के खाते में आएगी, जबकि कांग्रेस तीनों लोकसभा सीटों पर आउट हो जाएगी। उनके विकेट तीनों सीटों पर गिर जाएँगे कांग्रेस के। तो एक सीट अनुराग वो कौन-सी होगी आम आदमी पार्टी की? वो कुलदीप कुमार की होगी जो आम आदमी पार्टी की। जी। तो अनुराग क्या आपने ये नहीं आप मतलब मानते हैं कि जैसे अरविंद केजरीवाल ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे जेल में डाला गया, तो एक मतलब इमोशनल लोगों के बीच में जाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो क्या लोगों के बीच में नहीं पहुँच पाया या फिर एक जो स्वाति मालीवाल वाला मामला सामने आया, तो वो बैकफ़ायर कर गया कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर? देखिए, कहीं न कहीं उससे वोट तो आम आदमी पार्टी की बात करें, फिर इंडिया अलायंस की बात करें, कम हुआ है। परंतु मेरे को लगता है कि उतनी मात्रा में कम हुआ है। क्योंकि दिल्ली के अंदर जो वोट है, वो मोदी के चेहरे को देखकर वोट किया जा रहा है, ना कि मनोज तिवारी के चेहरे को देखकर या फिर बांसुरी स्वराज के चेहरे को देखकर या फिर अन्य जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनके चेहरे को देखकर। दिल्ली के जो लोग हैं, वो जी। वोट मोदी के चेहरे को देखकर अपनी लोकसभा की सीटों पर करेंगे और इसी का नतीजा मेरा मानना है जहाँ तक मुझे लगता है कि दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीटें हैं, उनमें 6 भाजपा के पक्ष में जाएँगी। 6 भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं आपको अनुराग। बिल्कुल। हरियाणा और पंजाब 2 ऐसे स्टेट हैं जहाँ भाजपा के खिलाफ माहौल है और हरियाणा के अंदर कई मैं चैनल देख रहा था, 8 सीटें दिखा रहे भाजपा की। मैं तो चौंक गया देख के, ये कब हाँ, हो गया 8 सीटें कब आई भाजपा की? मैं आपको लिख के दे 8 रहा हूँ कि सीट की बात भाजपा की हरियाणा के अंदर कोई 8 सीटें नहीं आने वाली। हरियाणा के अंदर जो सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाएँगी, रोहतक पहली सीट होगी जो कांग्रेस के पक्ष में जाएगी, दूसरी सिरसा सीट जो कांग्रेस के पक्ष में जाएगी, तीसरी सोनीपत सीट जो कांग्रेस के पक्ष में जाएगी, एक हिसार सीट कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे 4 सीटें तो ऐसी होगी जो सीधा कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। 6 सीट है, 6 सीटों पे फाइट है। और जी। फाइट कहीं न कहीं कुरुक्षेत्र बिल्कुल नेक फाइट है। आप बात कर लीजिए भिवानी महेंद्रगढ़ की वहाँ नेक फाइट है और वहाँ भी कांग्रेस का इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। तो मुझे लगता है कि भाजपा 8 सीटों में जाएगी। वहीं पंजाब में तो भाजपा को 3-4 सीटें दिलवा रहे हैं लोकसभा की। पंजाब में भाजपा का सूपड़ा साफा 0 सीटें आएँगी, नोट कर लीजिए 4 जून को मिलते हैं। पंजाब में तो किसानों का विरोध भी ऐसा देखने को मिला कि घुसने नहीं दिया जा रहा था भाजपा के प्रत्याशियों को।
जी, बिल्कुल, पंजाब और हरियाणा 2 ऐसे राज्य हैं, जो भी सत्ता में बैठे लोग यहाँ के किसानों से, यहाँ के लोगों से टकराए हैं, दोबारा वो कुर्सी पर नहीं बैठ पाए। आप देखना जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होंगे, इसी साल होंगे 2024 में, देखना नतीजे किसके पक्ष में आएँगे, निश्चित रूप से। जी, अनुराग, तो देखा आपने किस तरीके से हमने सिलसिलेवार तरीके से हर राज्य को लेकर, कई सीटों को लेकर चर्चा की है। पूरे इस लोकसभा चुनावों के दौरान हम दोनों, अनुराग हमारे साथ और मैं क्षितिज, हाज़िर होते रहे और लेकिन हालाँकि ये टीवी चैनलों के एग्ज़िट पोल हैं, हमारा भी ये सिर्फ़ आकलन है एक तरीके से। इसे सच मानना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, ये जल्दबाज़ी होगी। ये नतीजे 4 जून को आने हैं। 4 जून को एक बार फिर से याद दिला दें कि 4 जून को सुबह 8 बजे से लगातार आप हमारे साथ, मेरे अनुराग के साथ और हमारी नई टीम के साथ पूरा ये चुनाव के नतीजे देख सकते हैं और आज के लिए इतना ही।